गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम। केमिकल थर्मोडायनामिक्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। दोस्तों, इस टॉपिक की डेप्थ बहुत बड़ी है। हमेशा इस टॉपिक को हार्ड टॉपिक समझा जाता है, बट जब बेसिक आपका क्लियर होगा तो इस टॉपिक को आप लोग बहुत अच्छी तरह से लर्न कर सकते हो। तो इस बेसिक पार्ट में, पार्ट वन में हम डिस्कस करेंगे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिकल थर्मोडायनामिक्स सच एज सिस्टम, सराउंडिंग, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड देयर कोरिलेशंस। तो टॉपिक की शुरुआत में करते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ केमिकल थर्मोडायनामिक्स। वो डेफिनेशन मैं आपके सामने रख देता हूं। दैट इज थर्मोडायनामिक्स इज कंसर्न विद द एनर्जी चेंज इन द फिजिकल एंड केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। और ये जो केमिकल थर्मोडायनामिक्स है, ये हमें मैकेनिज्म्स और रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है। अब दो सबसे बेसिक डेफिनेशन आज हम डिस्कस करेंगे, वो है फॉर सिस्टम एंड देन द सराउंडिंग। अब सिस्टम के बारे में एक एग्जांपल मैं आपके सामने रख देता हूं। एनीथिंग अंडर द इन्वेस्टिगेशन, आप जिसकी स्टडी कर रहे हो वो है सिस्टम। मानो एक क्लासरूम टोटल टीचर स्टूडेंट मिला के सिस्टम बन रही। आज होल कॉलेज इज वन ऑफ द सिस्टम। इतना दूर नहीं जाना है। सपोज एक कप के अंदर आप लोग टी पी रहे हो तो डेफिनेटली दिस इज नथिंग बट द सिस्टम ऑफ। एक बीकर के अंदर कोई गैसेस है, आप उसकी स्टडी कर रहे हो तो दिस इज नथिंग बट द सिस्टम। तो सिस्टम इज कॉल्ड बाय दैट कि एनीथिंग अंडर द थर्मोडायनामिक इन्वेस्टिगेशन इज कॉल्ड द सिस्टम। यानी द पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर द थर्मोडायनामिक इन्वेस्टिगेशन इज कॉल्ड द सिस्टम। अब सराउंडिंग, यूनिवर्स का ऐसा पार्ट जो सिस्टम को छोड़ के बाकी सब बचा हुआ है, यानी कि दैट इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स अदर देन सिस्टम इज कॉल्ड द सराउंडिंग। एंड यूनिवर्स इज इक्वल टू सिस्टम एंड सराउंडिंग, यानी कि सिस्टम और सराउंडिंग को मिलके यूनिवर्स बन रहा है। There are three parts, different types of the system, namely open system, then closed system and isolated systems. Now start one by one. दोस्तों, ओपन सिस्टम एक सिंपल एग्जांपल आपके सामने रख देता हूं। मानो एक बीकर के अंदर वाटर है, आप उसको बॉइल कर रहे हो। व्हाट ऑब्जर्वेशन यू हैव टू फाइंड? उस वाटर में से वेपर बाहर आ रही है और डेफिनेटली वो एनर्जी रेडिएट कर रहा है। So those system which can be exchange matter as well as energy with the surrounding is called the open system. यानी कि ऐसी सिस्टम है जिसमें से मैटर के साथ साथ एनर्जी भी बाहर जा रही है, वो कॉल्ड बाय दैट ओपन सिस्टम। एक बहुत अच्छे एग्जाम डायग्राम मैंने आपके सामने रखी है। देखो, एक बीकर कोनिकल फ्लास्क है, उसमें से एक लिक्विड बॉयल हो रहा है, वो मैटर बाहर जा रहा है, तो मैटर भी एक्सचेंज हो रहा है और एनर्जी एक्सचेंज हो रही है। दैट इज सच ए सिस्टम व्हिच कैन बी एक्सचेंज matter as well as energy with the surrounding is called the open system. अब बात आती है क्लोज सिस्टम की। क्लोज सिस्टम मैंने सपोज कोई एग्जांपल को कंसीडर करेंगे। उसी बीकर को हमने लीड लगा दिया जिसमें आपने बॉइल किया था वाटर। अब जब उसको लीड लगा दिया, ढक्कन लगा दिया, तो हाउ कैन ऑब्जर्व उसमें से जो वेपर बाहर निकल रही थी अब वो नहीं जाएगी। सो सच ए सिस्टम व्हिच कैन बी एक्सचेंज ओनली एनर्जी but not the matter, उसमें से मैटर नहीं बाहर जा रहा है। and such system which can be exchanged only energy not the matter is called the closed system. अब थर्ड पार्ट, यानी कि जो आइसोलेटेड सिस्टम्स है। राइट साइड में मैंने आपको एक थर्मस फ्लास्क की फिगर रखी है। आप लोगों ने थर्मस फ्लास्क हमेशा यूज किया है दोस्तों। जब भी हम कोई हॉस्पिटल से वगैरह जाते हैं तो थर्मस फ्लास्क यूज करते हैं, क्योंकि उसमें जो हॉट टी हम लोग लेके जाएंगे वो बहुत देर तक हॉट होती है। इसका मतलब उसमें से एनर्जी रेडिएट नहीं हो रही है, बाहर नहीं जा रही है। अब वो तो पूरी क्लोज है, इसमें से मैटर तो बाहर जाने का सवाल ही नहीं है और उसमें से एनर्जी भी बाहर नहीं जा रही। सो सच ए सिस्टम व्हिच कैन नॉट एक्सचेंज मैटर एज वेल एज एनर्जी विद द सराउंडिंग इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। And in this way there are three type of the system. Open system both exchange matter as well as energy with the surrounding. Closed system only exchange the matter, only exchange the energy but not the matter is called by the closed. And isolated stand for that कि those system which cannot exchange matter as well as energy with the surrounding is called isolated system. System and surrounding को जो separate करता है it is called the boundaries also. अब दो सबसे बेसिक डेफिनेशन आपके सामने। एक, प्रॉपर्टी आर टू टाइप, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की सबसे पहले डेफिनेशन एक बार देख लें। अ प्रॉपर्टी व्हिच डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ सिस्टम, यानी कि ऐसी प्रॉपर्टी है जो सिस्टम के अमाउंट पे डिपेंड्स होती है। एग्जांपल मैंने आपके सामने रखे, जैसे कि मास है, वॉल्यूम से। एक एग्जांपल सपोज कि थोड़ा सा वाटर लिया, मास मेजर किया, वो 1 kg आ। अगर मैंने वाटर की अमाउंट बढ़ा दी, मैटर बढ़ा दिया, तो वो 2 kg होगा।
तो डेफिनेटली सच ए प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम इज कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब इसके एग्जैक्टली अपोजिट में इंटेंसिव प्रॉपर्टी। देखो दोज प्रॉपर्टी विच नॉट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम। द बेस्ट एग्जांपल इज सपोज विस्कोसिटी या डेंसिटी है। मानो किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी आप लोग निकाल रहे हो, सपोज लिक्विड वाटर आपके पास है, थोड़ा वाटर लिया विस्कोसिटी मेजर की, बहुत ज्यादा वाटर लिया विस्कोसिटी मेजर की, सो विस्कोसिटी द बेसिक प्रॉपर्टी वो उस लिक्विड के बारे में फिक्स होगी। डेफिनेटली सच ए प्रॉपर्टी डेंसिटी विस्कोसिटी सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब दोस्तों इसको ध्यान में कैसा रखेंगे, इंटेंसिव मतलब इंटरनल है, वो आपकी प्रॉपर्टी, वो एक्सटर्नल फैक्टर यानी कि अमाउंट पे डिपेंड्स नहीं है, इसलिए उसे इंटेंसिव मतलब इंटरनल यानी कि फिक्स समझेंगे। एक्सटेंसिव मतलब अमाउंट पे डिपेंड्स है, बाहर के फैक्टर पे डिपेंड्स है, ऐसा उसको ध्यान में रखते हुए एक्सटेंसिव और इंटेंसिव उसको समराइज कर लेंगे। एक्सटेंसिव स्टैंड फॉर दैट जो प्रॉपर्टी अमाउंट पे डिपेंड्स है इज कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मास लेंथ फॉर्म। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी स्टैंड कि दोज प्रॉपर्टी नॉट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ द मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम इज कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। विस्कोसिटी है, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट। मानो आपने वाटर का बॉइलिंग पॉइंट निकाला, 100 ml वाटर लिया, बॉइलिंग पॉइंट मेजर किया 100 डिग्री आया। 2 लीटर वाटर लिया, बॉइलिंग पॉइंट मेजर किया, वही कितना आएगा 100 डिग्री। मतलब 100 डिग्री वाटर का बॉइलिंग पॉइंट उस वाटर के लिए फिक्स है, मेल्टिंग पॉइंट उसी तरह से फिक्स है। तो डेफिनेटली सच ए प्रॉपर्टी नॉट डिपेंड अपॉन द मैटर आर कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। उसके कुछ एग्जांपल आपके सामने मैंने रखे, वो एग्जांपल्स है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसा कि आप लोगों ने देखा है प्रेशर है, टेम्परेचर है, डेंसिटी है, वो सब जो प्रॉपर्टी वो इंटरनल डिपेंड्स अपॉन होती है, इस तरह से वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी नॉट डिपेंड्स अपॉन द मैटर है। और राइट साइड आप लोगों ने देखा है मास है, वॉल्यूम्स है, ये सब जो प्रॉपर्टीज है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। कुछ एग्जांपल मैंने आपके सामने और रख दिए, जैसे कि आप लोग ऊपर देख रहे हो कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, कलर्स है। और नीचे आप लोगों ने देखा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जैसे कि वॉल्यूम्स है, मास है, लेंथ है, क्या है। तो आप बात आई स्टेट फंक्शन। इस टॉपिक की सबसे बेसिक डेफिनेशन स्टेट फंक्शन, द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन द स्टेट ऑफ द सिस्टम and independent upon the path followed by the system to attain and is called by the state function। यानी कि उस सिस्टम्स के ऐसे कुछ फंक्शंस है जो हमें इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड्स होते हैं। ओके, यानी कि द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन द स्टेट ऑफ सिस्टम, यानी कि उस सिस्टम की स्टेट क्या है उसके ऊपर डिपेंड्स होंगे, यानी कि वो पाथ पे डिपेंड्स नहीं होंगे। एग्जांपल आपके सामने रखिए, प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर। देखो उसमें इस तरह से समझ लेंगे हम कि मानो वाटर आपके पास है और आप लोगों ने उसका टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम कुछ फिक्स किया है, उसकी स्टेट आप लोग डिफाइन कर सकते हो कि सपोज रूम टेम्परेचर है तो वाटर लिक्विड में। सपोज थोड़ी देर के बाद में आप लोग उसको चेंजेस किया, टेम्परेचर को बढ़ा दिया वगैरह, तो आप लोग उसको डिफाइन कर सकते हो कि उस कंडीशंस के अंदर वो स्टेट कौन सी होगी। सो ऐसे पैरामीटर जो स्टेट को डिफाइन करते हैं इट इज कॉल्ड द स्टेट फंक्शन। क्लियर। अब आया पाथ फंक्शन, सच प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन द पाथ फॉलोड, जो प्रॉपर्टी इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड्स है, स्टेट को डिफाइन करती है, वो स्टेट फंक्शन। एंड सच ए प्रॉपर्टी व्हिच डिपेंड्स अपॉन द पाथ इज कॉल्ड बाय दैट पाथ फंक्शन। एग्जांपल है वर्क है, हीट है, ये दो एग्जांपल मैंने आपके सामने रखे। अब एक थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम क्या एक बार समझ लें। देखो दोस्तों थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम का मीनिंग बहुत बड़ा है। अगर मैंने कहा है कि कंसीडर ए सिस्टम अंडर थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम तो उसका मीनिंग बहुत बड़ा आता है। A system is said to be the thermodynamic equilibrium when its state function do not vary with time। यानी कि अगर कोई सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम अगर है, ऐसा हम लोग कह रहे हैं, इसका मीनिंग क्या आता है, उसके जितने भी स्टेट फंक्शंस है जैसे कि प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, ये टाइम के हिसाब से वैरी नहीं होंगे। यानी कि अगर उस सिस्टम्स का प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर सेम है, मतलब उसकी स्टेट सेम है, वो चेंज नहीं होगी। एंड सच ए सिस्टम इन विच द थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड द स्टेट फंक्शन डू नॉट वेरी विद द टाइम। यानी कि जिसके स्टेट फंक्शन टाइम के हिसाब से वेरी नहीं होंगे उस सिस्टम को हम केमिकली थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कहा जाएगा। दोस्तों फर्स्ट लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, आपने एनर्जी कंजर्वेशन का रूल पढ़ा है। Energy not be created, not be destroyed, only one form of energy converted to other form. Such the basic definition is nothing but the first laws of thermodynamics। यानी कि अगर हम लोग तीन स्टेप में अगर देखेंगे तो एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट, ये भी डेफिनेशन हो सकती है।
दूसरे हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि दैट इज द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ये भी केमिकल डायनामिक्स का यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और सिंपली द एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ओनली वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्टेड टू अदर फॉर्म इज आल्सो कॉल्ड द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब इस पूरे लॉज को अगर हमने मैथमेटिकल कंसेप्ट में अगर निकालना है तो उसके पहले एक डायग्राम आपके सामने मैंने रखी है। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है, जनरेट नहीं होती है। एक बॉल जो आप लोग देख रहे हो कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी का बता रहा है, इस तरह से वन टू वन एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। डेफिनेटली दिस नथिंग बट द फर्स्ट लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब इस लॉज को अगर हमें बहुत अच्छी तरह से अगर समझना है तो उस लॉज का केमिकल इक्वेशन हम लोगों को देखना है। अब उस इक्वेशन आपके सामने U is equal to Q plus W. U stands for that internal energy, Q stands for that amount of energy supply or given to the system, and W stands the work done on the system on the surrounding. यानी कि W is equal to work done है, Q is equal to amount of heat supply है, और lastly U is equal to internal energy। यानी कि लॉस क्या कहते हैं, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द सम ऑफ क्वांटिटी ऑफ हीट सप्लाई टू द सिस्टम एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम। यानी अगर मानो कोई सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज हुई है तो दो तरह से सप्लाई एनर्जी हुई है। एक तो वहां पे कुछ एनर्जी सप्लाई हुई है क्यू अमाउंट की, और कुछ वर्क सिस्टम के ऊपर हुआ, यानी कि क्यू प्लस डब्ल्यू मिला के यू होता है। इज दैट क्लियर? अगर मानो थोड़ी सी एनर्जी चेंज हुई है, स्मॉल चेंज इन एनर्जी, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल जिसको कहा जाता है, सो du इज इक्वल टू dq प्लस dw हम लोग लिख सकते हैं। तो इस तरह से केमिकल थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ आपके सामने था। अब आप बात ये कि व्हाट इज मीन बाय द प्रोसेस। अ ट्रांजिशन फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर इक्विलिब्रियम स्टेट इज कॉल्ड बाय द प्रोसेस। ये प्रोसेस की डेफिनेशन है। and there are four different type of the process, namely isothermal, isobaric, isoporic and adiabatic। ये चार अलग अलग प्रोसेस के डिफरेंट टाइप्स आपके सामने। लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। आइसोथर्मल प्रोसेस। दोस्तों आइसो स्टैंड फॉर द सेम और थर्मल स्टैंड फॉर द टेम्परेचर। इस तरह से जिस सिस्टम में टेम्परेचर थ्रू आउट द सिस्टम कांस्टेंट है उस प्रोसेस को आइसोथर्मल प्रोसेस कहा जाता है। It is a process in which the temperature of the system remains constant throughout the transformation is called isothermal process। यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब उसकी इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट है, रिमेन्स अनचेंज। इज दैट क्लियर? अगर आप लोग उस डायग्राम्स के राइट साइड में देख रहे हो तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि जब वो टेम्परेचर हीट हो रहा है तो राइट साइड में थर्मामीटर है, वहां पे टेम्परेचर स्टेबल है, मतलब प्रेशर वॉल्यूम चेंज हो रहा है इनवर्स प्रोपोर्शनल के अंदर, बट यहाँ पे कहीं भी टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। And such a system in which temperature is always constant, and this process is called the isothermal process। अब आप लोगों ने देखा है डेल्टा टी की वैल्यू इज इक्वल टू 0 अगर है तो डेल्टा यू इज इक्वल टू 0 आता है, बिकॉज टेम्परेचर अगर चेंज नहीं हो रहा है तो उसका इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होने वाले, और इसी वजह से डेल्टा टी इज इक्वल टू 0 अगर है तो डेल्टा यू की वैल्यू हमें 0 लेना है। आप फर्स्ट लॉ में उसको अप्लाई करेंगे। देखो आप लोगों ने फर्स्ट लॉ तो अगर डेल्टा यू की वैल्यू अगर हमने 0 लिखी है तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू आता है, मतलब डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू आ सकता है। यानी कि वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई और अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई इज कन्वर्टेड इनटू वर्क डन आल्सो। यानी कि इस प्रोसेस के अंदर जितनी भी एनर्जी सप्लाई हो रही है वो पूरी की पूरी एनर्जी कन्वर्ट हो रही है वर्क डन के अंदर। यानी कि इस प्रोसेस में मैक्सिमम वर्क डन होता है, तो इंटरनल एनर्जी यहाँ पे चेंज नहीं होते। So the process, isothermal process is only process in which maximum change in the work done also। Clear? अब सेकंड स्टेप के पास जाएंगे। देखो सेकंड प्रोसेस है आइसोबारिक प्रोसेस। आप लोगों के सामने मैंने कुकर रखा है ना, कुकर की सीटी आ रही है ना, उनमें पानी आ रहा है, तो इस तरह से उस कुकर में से जो प्रेशर बाहर आ रहा है, समझ लो कि मानो प्रेशर कुकर को हीट किया जा रहा है, और जब वो प्रेशर बहुत बढ़ रहा है तो उसको कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए वो सीटी ऑन हो जाती है, उसमें से वेपर बाहर आके वो वापस से प्रेशर मेंटेन करती है। इसका मतलब सच ए सिस्टम इन विच प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट इज कॉल्ड द आइसोबारिक प्रोसेस। इट इज अ प्रोसेस इन विच द प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। वो प्रोसेस है जिसमें प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, एंड सच ए प्रोसेस इज कॉल्ड द आइसोबारिक प्रोसेस। अब इस प्रोसेस में डेल्टा पी की वैल्यू 0 है, तो आप लोगों को मालूम है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में U प्लस Q प्लस W है, यहाँ पे वर्क डन भी हो रहा है, वर्क डन इज इक्वल टू P डेल्टा V है, और यहाँ पे एनर्जी भी चेंज हो रही है। इसलिए आइसोबारिक प्रोसेस में सम अमाउंट एनर्जी भी चेंज है और सम वर्क डन भी यहाँ पे हो रहा है। अब एक बात आती है आइसोपोरिक के बारे में। आइसोपोरिक प्रोसेस इट इज कॉल्ड बाय
इट इज द प्रोसेस इन विच द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। यानी कि थ्रू आउट द ट्रांसफॉर्मेशन जब तक प्रोसेस चालू है वहां पे वॉल्यूम सिस्टम का चेंज नहीं हो रहा है। अगर उसको मैथमेटिकली अगर हम लोग जीरो आ रहा है तो डेल्टा वी की वैल्यू अगर जीरो आएंगे इसका मतलब वर्डन जीरो है, क्योंकि वर्डन इज इक्वल टू पी डेल्टा की वैल्यूज है। तो डेल्टा वी अगर जीरो है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली वर्डन आल्सो जीरो। और अगर हमने उसको इक्वेशन के अंदर पुट किया है तो u इज इक्वल टू q प्लस w, यानी कि आप लोगों ने अगर w की वैल्यू अगर वहां पे जीरो रखी है तो u इज इक्वल टू q आ रहा है, मतलब u इज इक्वल टू q हो जाता है। डेफिनेटली इसका मीनिंग इस तरह से आ रहा है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई टू द सिस्टम इज टोटली यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग इंटरनल एनर्जी। अब देखो दो अलग अलग प्रोसेस आपके सामने, एक साइड में आइसोथर्मल है जिसमें टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, एनर्जी चेंज नहीं हो रही, यानी कि इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब वर्क मैक्सिमम हो रहा है। एक साइड में आइसोकोरिक प्रोसेस है जिसके अंदर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि वर्क डन जीरो हो रहा है, इसका मतलब है कि टोटल एनर्जी इंटरनल राइज हो रही है। तो मैक्सिमम इंटरनल एनर्जी चेंज आइसोकोरिक में है और मैक्सिमम वर्क डन आइसोथर्मल्स में। आर यू क्लियर? अब एक प्रोसेस आपके सामने आ जाती है, उसका नाम है एडियाबैटिक प्रोसेस। आप लोगों को मालूम है आइसोलेटेड सिस्टम आप लोगों ने देखी थी। इट इज अ प्रोसेस इन विच देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। अगर उस सिस्टम से और सराउंडिंग में एक्सचेंज होना नहीं जा रहा है, इसका मतलब बाहर से एनर्जी आ गई और अंदर से बाहर नहीं जा रही, इसका मतलब क्या आ रहा है, Q की वैल्यू वहां पे जीरो है। अगर इक्वेशन में अगर हमने Q की वैल्यू जीरो रखी है तो डेफिनेटली U इज इक्वल टू Q प्लस W, एंड डेफिनेटली अगर Q की वैल्यू जीरो रख देंगे तो U की वैल्यू W आती है। इसका मतलब क्या आ रहा है, जो भी वर्क डन हो रहा है वो लॉस ऑफ इंटरनल एनर्जी के द्वारा हो रहा है। ओके, यानी कि देयर इज अ कन्वर्जेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी इनटू वर्क डन एंड वाइस वर्सा आल्सो। Such a system is called adiabatic system, that is adiabatic process also. क्लियर? इस तरह से आपको और एक सिस्टम के बारे में बात करना है, प्रोसेस के बारे में बात करना है, वो रिवर्सिबल डिफरेंस है। सो डेफिनेशन आपके सामने मैंने रख दी है, दैट इज अ प्रोसेस एट एवरी स्टेज ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिशन फोर्स इज इन्फिनिटली सिमिलरली ग्रेटर देन ईच अदर। यानी कि ड्राइविंग और अपोजिट फोर्स में बहुत कम डिफरेंस है, थोड़ा बहुत भी प्रेशर चेंज ज्यादा हुआ, फोर्स चेंज हुआ तो वो प्रोसेस रिपीट आ सकती है। यानी कि रिवर्सिबल प्रोसेस that is driving force and opposition force are infinitely similarly greater than opposition force। यानी कि दोनों में बहुत कम डिफरेंस है, इसलिए हमेशा ऐसा लगता है वो सिस्टम रिवर्स आना चाहती है। कुछ फीचर्स है रिवर्सिबल प्रोसेस के, उसको एक बार देख लेंगे। उसमें नंबर 1 आपके सामने आता है कि द ड्राइविंग एंड ऑपोजिशन फोर्स आर डिफर बाय इन्फिनिटली सिमिलरली स्मॉल अमाउंट, बहुत कम डिफरेंस है। सेकंड वन, द प्रोसेस कैन बी रिवर्स बाय इन्फिनिटली सिमिलरली चेंज इन द कंडीशन, थोड़ी भी कंडीशन चेंज हो गई तो सिस्टम या प्रोसेस वापस आ सकती है। दिस प्रोसेस आर प्रोसीड इन्फिनिटली स्लो एंड इट टेक्स ए नंबर ऑफ स्टेप, ये बहुत स्लो स्टेप्स होती है एंड डेफिनेटली इसके अंदर इन्फिनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होती है। मानो इस तरह से कि आप लोग 10 स्टेप्स चल रहे हो, वापस नहीं उतर रहे हो, वापस से 10 चल रहे हो, नहीं उतर, एक एक स्टेप बहुत स्लोली आप लोग ऊपर जाना चाहते हो। So such a process is called that reversible process, and at the end of every stage of the process, system attain the mechanical equilibrium। ऐसा लगता है कि जब भी कोई स्टेप्स एंड होती है इंटरनेट, तो हर एंड के प्रोसेस के बाद सिस्टम ऐसा लगता है कि इक्विलिब्रियम में आई हुआ। So that is end of every steps of the process, the system attain the mechanical equilibrium with the surrounding। Okay, and इस तरह से इस सभी डेफिनेशन मैंने आपके सामने रखी थी। कुछ बेसिक पार्ट्स इस टॉपिक आपके सामने था। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल आल्सो। थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे नए कंसेप्ट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।